गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और मैंने इससे पहले भी आपसे कहा है कि इस समय कोविड और जो है कॉमन कोल्ड दोनों जो है एक साथ ही चल रहे हैं और कई जगह पर इतना ठंडा वेदर है। मतलब मुंबई का टेम्परेचर आज जो है मॉर्निंग में मैंने देखा कि आज जो है वो 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मैं मानता हूं कि जो लोग भोपाल के अंदर हैं या पटना में हैं या ग्वालियर में हैं, सेंट्रल इंडिया के कई हिस्सों में हैं या हिमाचल में हैं, वो कहेंगे सर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तो जो है वो एक अच्छा टेम्परेचर है बॉम्बे के अंदर के। पर बॉम्बे के हिसाब से ये ठंडा है, बहुत ठंडा है। बॉम्बे में कभी टेम्परेचर इतना डाउन रहता नहीं है, पर इस समय है। तो कॉमन कोल्ड बड़ा कॉमन है, हम सब जानते हैं, नाम ही उसका कॉमन कोल्ड है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये कोविड जो है वो दोनों मिक्स होकर चल रहे हैं, इसलिए समझ पाना बड़ा मुश्किल रहता है। और मैं कह दूं आपसे कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि कई दिन उनको जो है बुखार आया, जुकाम हुआ, खांसी हुआ, सांस लेने की तकलीफ हुई, आरटी पीसीआर कराया और वो नेगेटिव रिपोर्ट आया तो बोलते भैया हमको कोविड नहीं है और नॉर्मल छुट्टे घूम रहे होते हैं। मैं क्लियर कर दूं, 50% केसेस में आरटी पीसीआर फॉल्स नेगेटिव होता है इस समय। इस नए वाले वेरिएंट में आरटी-पीसीआर से जो ओमिक्रॉन को पकड़ पाना मुश्किल हो रहा है। तो आप देखेंगे, पाएंगे, आप गूगल भी कर सकते हैं इसको। आप 50% केसेस में आपको फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव नहीं होता, फॉल्स नेगेटिव देखने आपको मिल सकता है। पॉजिटिव है तो फिर वो पॉजिटिव है, ठीक। इसलिए यदि जुकाम है, कोई तकलीफ है, तो अपने आप को आइसोलेट कीजिए, परिवार के बाकी लोगों से दूर रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। चलिए, ये तो हो गया कोविड से जुड़ी हुई जानकारी। बोलना पड़ता है डॉक्टर के तौर पर, नहीं तो लगता है कि कुछ कमी रह गई है। एक बात मैं आपसे कह दूं बेटा कि जैसे हम जो है, जब हम सावधानी बरतेंगे ना तो ही ये इस समस्या से हम बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो देश है दुनिया के सबसे अधिक युवा, परसेंटेज वाइज बात नहीं कर रहा मैं, परसेंटेज वाइज तो अफ्रीकन देश भी कुछ आगे हैं के, लेकिन टोटल नंबर की बात करें तो हमारे देश में सबसे अधिक युवा पॉपुलेशन है के। वी आर द यंगेस्ट नेशन, जिसके पास में सबसे बड़ी संख्या में यंग पॉपुलेशन प्रेजेंट है और जो हमारी ताकत है। इस यंग पॉपुलेशन का जो है कई सारे लोग जो है वो बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे? वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वो जो है वो पॉलिटिकली और आपके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके विचारों को जो है 18, 19, 20 साल की उम्र में इतना मोल्ड कर दे रहे हैं कि आने वाली 30 साल, 40 साल जो अगली जनरेशन जो होगी वो उतनी उसके अंदर जहर भर चुका होगा कि जिस जहर को निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा। तो हमारा सबका फर्ज ये है कि एक तो हम अपने को, ये बात को हम समझ ले अच्छे से कि हम युवा हैं लेकिन हम मूर्ख नहीं है। उनके युवा जनसंख्या जरूर है हमारे देश में, लेकिन वो मूर्ख नहीं है, वो अच्छा बुरा समझती है, वो दुनिया के बाकी हिस्सों से थ्रू द इंटरनेट कनेक्टेड है वो। इसीलिए हम जो है वो ग्लोबल इन्फ्लुएंस को समझ पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर राइट्स, ह्यूमन राइट्स, उन सब चीजों को हम समझ पाते हैं। मैं किसी जो है पर्टिकुलर एजेंडे पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं उसमें कि हम अवेयर रहें और हम जो है वो सही इंफॉर्मेशन को जो है वो उसी पर हम जो है एक्ट करें, उसी पर हम रिएक्ट करें। एक्शन और रिएक्शन दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छी सी 4 लाइनें लिखी है, मुझे अच्छी लगी। 4 लाइनें आपके लिए लिखी है मैंने, आपकी जनरेशन के लिए, आप लोगों के लिए, जो युवा है देश के, उनके लिए। किंचित भी तू चिंतित ना हो, किंचित भी तू चिंतित ना हो, क्योंकि तू युवा है, तू शक्ति है, क्योंकि तू युवा है, तू शक्ति है। तेरे ही कांधों पर जग आने वाला है, तेरे ही कांधों पर जग आने वाला है। वो तू ही है जो कुछ बदलेगा, वो तू ही है जो कुछ बदलेगा। भूल जा कि कोई कृष्ण आने वाला है, भूल जा कि कोई कृष्ण आने वाला है। कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। तू ही ऊर्जा है, तू ही ज्वाला है, तू ही ऊर्जा है, तू ही ज्वाला है। अब वक्त सोने का नहीं है, अब वक्त सोने का नहीं है, अब वक्त खोने का नहीं है। तू ही भाग्य विधाता बनने वाला है, तू ही भाग्य विधाता बनने वाला है। लिख इस माटी पर अपना नाम, लिख इस माटी पर अपना नाम, क्योंकि तेरा ही जयकारा होने वाला है, क्योंकि तेरा ही जयकारा होने वाला है। तो यूथ जो हमारे देश का है उसका मैं आह्वान करता हूं कि तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस देश की बागडोर को संभालने के लिए तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस देश की दिशा क्या होगी?
दशा और दिशा क्या होगी वो तुम तय करोगे। कोई बाहर का 60 साल 70 साल का व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी में कुछ और देखा है, उसके एम्बिशन कुछ और थे और वो अपनी टॉप पे पहुंच चुके हैं वो लोग के, वो डिसाइड नहीं करेंगे। डिसाइड करेगा इस देश का युवा कि हम आगे अगले 20 साल बाद अपने आप को कहां देखते हैं, हम अगले 25 साल बाद क्या आपस में बटे रहते हैं या जुड़े रहते हैं, वो डिसाइड करेगा। तो युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति इस देश की। चलिए, ये तो हो गया युवा डे पर ऐप से जो वार्तालाप था। अब आप बोलोगे सर आज की कोई स्टोरी, कोई मोटिवेशन स्टोरी आपने बताई नहीं हमको आज, तो ठीक है, आप तो हमको जो है वो आंदोलित करके कि हिलाकर कि भाई उठ जाओ करके आप जाने लगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो मैं क्लियर कर दूं आपसे कि ये मेरे बीच मैं जो सोचता हूं कि मुझे हमेशा लगता है जब भी आपको पढ़ाता हूं, आपसे जुड़ता हूं, मुझे लगता है कि द फ्यूचर लाइज इन योर हैंड। वो आपके हाथ में ही है भविष्य, ठीक है। वो आप ही तय करेंगे कि क्या होगा आने वाली सदियों में, आने वाले समय में। इसलिए अपने आप को वैचारिक तौर पर मजबूत बनाइए, अपने आप को व्यक्तिगत तौर पर चरित्रवान बनाइए, अपने आप को जो है एकेडमिक तौर पर ज्ञानी बनाइए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, पॉलिटिकल एजेंडों से बाहर निकलिए, भेदभाव से बाहर निकलिए, सोचिए खुले दिमाग से आगे बढ़ने के लिए। खैर, एक पुराने समय की बात है, एक राजा था। उस राजा की सेना में जो है वो हाथी, पहले के जमाने में हाथी घोड़े भी जो है वो सेना में शामिल हुआ करते थे। तो उस राजा के सेना में जो है कई सारे हाथी थे, तकरीबन 100-150 हाथी की सेना भी रही होगी। उस राजा का एक हाथी था जो उसका फेवरेट था। राजा हमेशा उसी हाथी पर बैठा करता था और वो हाथी राजा को बहुत प्रिय था, क्योंकि जब भी उस हाथी पर राजा बैठा आज तक एक तीर नहीं लगा राजा को आके, कोई उसे हरा नहीं पाया और वो राजा सारे युद्ध जीता। वो हाथी यानी कई सेना में वो हाथी इतना ट्रेंड था कि नगाड़ों की आवाज सुनेगा और एकदम जो है वो एनर्जी से भर जाएगा। राजा में एनर्जी, हाथी में एनर्जी, सामने वाली सेना लगती कहाँ है, उसको वो हरा दिया करते थे। वो राजा का बड़ा फेवरेट था वो। तो कई युद्ध लड़े गए और हाथी के साथ में मिलकर राजा ने उन युद्ध को जीता भी। बहुत ध्यान रखा करता था राजा उस हाथी का, एलिफेंट का बहुत ध्यान रखता था कि खाने पीने सके। अब धीमे धीमे हाथी बूढ़ा हो चला, राजा भी थोड़ा बूढ़ा हो गया, है ना, और हाथी जो है वो, और राजा का राज्य काफी बड़ा हो गया। अब राजा को कोई चुनौती देने वाला नहीं था कि कोई वॉर करने आ रहा हो उससे, कोई लड़ने आ रहा हो, ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं। राजा का राज्य काफी बड़ा था, सेना खूब बड़ी थी, तो आसपास के राज्य ऑलरेडी सरेंडर कर चुके थे। तो अब उतना युद्ध का रिक्वायरमेंट था नहीं, और हाथी भी धीमे धीमे उम्र दराज हो चला था। तो हाथी का राजा ने बोल रखा था सबको कि भाई इसका विशेष ध्यान रखना है, इनका खाने पीने का सबका। और राजा हर सप्ताह में एक बार संडे टू संडे, रविवार के दिन जाएगा, हाथी के पास जाके बैठेगा, उससे है ना सहलाएगा उसको और अपने दरबार जाएगा। सबको पता था कि हाथी जो है वो राजा का फेवरेट है। एक बार, अब चूंकि ये बड़े एनिमल होते हैं ना, ये इनको बांध कर नहीं रख सकते, इनको थोड़ा जंगल वंगल में घुमाना होता है इनको। तो एक बार ऐसे ही ये हाथी जो है वो जंगल से कहीं से गुजर रहे होते हैं। तो जंगल में कोई थोड़ी सी दलदली सी भूमि जगह होती है, कोई एक ऐसी जगह होती है जहां पर वो हाथी, जो राजा का प्रिय हाथी है, वो वहां पहुंच जाता है और वो वहां पहुंच के उसके पैर धंस जाते हैं उसमें। बाकी सभी हाथी तो नहीं रहते वहां पे, लेकिन गलती से ये उस जगह पहुंच जाता है और इसके पैर धंस जाते हैं। और अब सब लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि हाथी जितना कोशिश करता है उतना वो थोड़ा सा जो है कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर धंस रहा है समय साथ। वो कोशिश कर रहा है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। खबर राजा तक पहुंचती है। राजा बड़ा चिंता में, कह रही मेरा प्रिय हाथी को ऐसा कैसे हो गया। दौड़ के आता है, जंगल में पहुंचते हैं सब लोग, राजा के तमाम दरबारी लोग सब पहुंचते हैं, भाई कैसे निकाले। अब वो कोई छोटा मोटा जानवर तो है नहीं कि कोई छोटा मोटा जानवर खींच के बाहर निकाल दिया। अरे वो हाथी है, बड़ा हाथी है, कैसे निकालोगे। और जमाने में कोई क्रेने मरेने मशीनें वगैरह तो होती नहीं थी कि भाई खींच पकड़ के उठा दिया उसको ऊपर, ठीक है। तो कैसे, तो अब जो है वो सब परेशान, तमाम कोशिश कर ली, कोई धका रहा हाथी को, कोई कुछ कर रहा, पर वो हाथी टस से मस ना हो, इतना भारी हाथी वो, कैसे निकाले उसको। तो राजा ने कहा यार कि कोई उसका उपाय बताएगा तो मैं उसको कुछ इनाम दूंगा। तो पुराना मंत्री, वो काफी बूढ़ा हो चुका था, वो भी वहां आता, देख के अरे यार राजा का हाथी, इस हाथी ने जाने कितने युद्ध जिताए हमको, ये संकट में है। तो गांव को, तो जो राज्य के जो लोग हैं वो आ जाते हैं, उसमें वो मंत्री, उनका रिटायर्ड मंत्री होता है, वो भी वहां आ गया होता है। आके पूछता राजा क्या हुआ। बोले देखो, देख नहीं रहे तुम, हमारा प्रिय हाथी जो है वो धंस रहा है उसके अंदर, वो उसको कैसे निकालें उसको। तो बोलता है कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम है। बोलता है कि मंत्री कहता है एक काम करो साहब, आप नगाड़े बजा, अब कोई उपाय तो बचा नहीं। अब जो नगाड़े बजते थे ना युद्ध के समय,
वो नगाड़े वालों को बुला लो। नगाड़े बजाते हैं। राजा बोला पागल हो गए क्या? बोला अरे मैं कह रहा हूं आखिरी उपाय करके देख लो। तो नगाड़े वालों को बुलाते हैं। नगाड़े वाले जो युद्ध के पहले नगाड़े बजते थे ना कि वो अब लड़ाई होने वाली, तो युद्ध के पहले पहले नगाड़े बना के चेतावनी मिलती थी कि फिर सेना अलर्ट होकर लड़ने आती थी। तो वो नगाड़े बजना शुरू हुआ, चारों तरफ सारे लोग नगाड़े बजा रहे हैं और जोरदार शोर हुआ। हाथी ने पूरी दम लगाई और वो उस गड्ढे से बाहर आ गया। झटकारा हाथी ने अपने आप को, राजा के पास आके खड़ा हो गया एकदम तनकर। सारे लोग आश्चर्य में कि इतनी देर से आधे घंटे 1 घंटे से कोशिश कर रहे थे और ये हाथी निकल नहीं पा रहा था। नगाड़े की आवाज सुनी जोरदार और हाथी एकदम निकल के बाहर, चुस्त दुरुस्त होकर बाहर खड़े हो गए राजा के बाजू में आके कि बताओ कहां, किससे लड़ना है, किसको फोड़ना है। तो राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस मंत्री से पूछा कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। उसने कहा साहब ऐसा है, जिंदगी में आप जवान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिला है, पुरुष है, कौन है, इससे ज्यादा मायना रखाता है एक चीज, वो है कितना ऊर्जावान है आप, कितना एंथुसिज्म है आपके अंदर। आपको यदि कोई जो है, आप अपने आप को यदि गुजरा हुआ कल मान लेते हैं, अपने आप को आप रिटायर्ड मान लेते हैं, अपने आप को चूका हुआ मान लेते हैं, तो आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। इस हाथी के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि अब युद्ध होते नहीं है, मैं किसी काम का हो नहीं, मैं तो राजा का प्रिय हूं। तो मतलब उसने अपनी क्षमताओं को पहचानना बंद कर दिया था। उसने छोड़ दिया था कि मैं उम्मीद की मैं कभी ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि युद्ध में तो बड़ी चुनौतियां होती, सामने वाला मार भी रहा होता है, लड़ रहा होता है, उसके पास भी आती है, हम भी आती, मतलब जबरदस्त। तो वो जो जब नगाड़े सुने उसने, तो उसके अंदर की पूरी ऊर्जा उसने इकट्ठी कर ली कि अरे ये तो वॉर हो गया, अब तो जितना पड़ेगा। तो वो बाहर निकल गया। जिंदगी में जब भी कभी बड़ी सफलता हासिल करनी हो तो आपको वॉर वाले फ्रंट पर रहना चाहिए। इसलिए बायोमेंटर्स के स्टूडेंट कमांडोज होते हैं जो वॉर जीतने के लिए बने होते हैं। समझ गए? हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।